वीडियो शुरू करने से पहले गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा कभी नहीं कहता गैस पर मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, बस 1000 कर दो गैस, इसके बाद मैं नहीं बोलूँगा तुम करो मत करो। 81 कम होने लगे फासले। दोपहर का खाना खाने के बाद विक्रम ने नर्स को कहा कि उसके पलंग का सिरहाने वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर कर दे क्योंकि वो लेटे लेटे थक गया था। पिछले दिन से वो लगातार अपने प्राणायाम कर रहा था, इसलिए उसका दर्द भी काफी कम हो गया था और उसे पहले से बेहतर महसूस हो रहा था। फिर भी फ्रैक्चर की वजह से वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को हिला डुला नहीं सकता था। शांतनु ने पलंग पर उसे आरामदायक पोजीशन में बिठाया ही था कि जेब में पड़ा उसका फोन बजने लगा। फोन पर बात करने के बाद शांतनु ने विक्रम से कहा, पठानिया सर करिश्मा को लेकर आए हैं, उन्हें कहीं जाने की जल्दी है इसलिए अभी ऊपर नहीं आ सकते, पर किसी काम के लिए मुझे नीचे बुलाया है। तुम करिश्मा से बातें करो, मैं थोड़ी देर में पठानिया सर से मिलकर आता हूँ। उसके जाने के बाद विक्रम ने कंबल को खींचकर खुद को अच्छी तरह से ढक लिया। पट्टियों और फ्रैक्चर की वजह से लगी बैक के कारण वो शर्ट नहीं पहन सकता था। जब तक वो लेटा था तो कंबल उसके कंधों तक था, लेकिन बैठते ही कंबल फिसलकर उसके पेट के पास इकट्ठा हो गया था। करिश्मा के आने की बात सुनकर विक्रम ने उसे ठीक से ओढ़ लिया। करिश्मा जब अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई तो विक्रम पलकें झपकाना तक भूल गया। जब पहली बार करिश्मा ने उसके सामने सूट पहना था तब आसपास इतने सारे लोगों की वजह से विक्रम उसे ठीक से देख भी नहीं पाया था, लेकिन आज कमरे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। विक्रम की नजरें करिश्मा के सिर से पैरों तक गईं और फिर धीरे धीरे वापस उसके चेहरे तक आई। आज करिश्मा ने गहरे नीले रंग का सूट पहना था जिसके गले पर सफेद फूलों वाली कढ़ाई का डिजाइन था। कोहनी से थोड़ी नीचे तक की बाजू के किनारे पर भी सफेद रंग की बेल बनी हुई थी, लेकिन सबसे खूबसूरत था उसका नीले रंग का दुपट्टा जिसके चारों तरफ सफेद रंग की नाजुक सी किनारी थी। करिश्मा के गोरे रंग पर गहरे नीले रंग का ये सूट बहुत खिल रहा था। विक्रम को ऐसा लगा जैसे रात के अंधेरे आसमान में पूरा चांद नजर आ रहा था। उसे अपनी तरफ एकटक निहारता देख करिश्मा ने धीरे से हाथ उठाकर अपने खुले बालों की एक लट को कान के पीछे समेटा। तब विक्रम की नजर उसकी बड़ी बड़ी बालियों पर गई जो उसके हर कदम के साथ उसके गालों से टकरा रही थी। विक्रम को उन बालियों से जलन होने लगी। आज करिश्मा की चाल में एक अलग नजाकत थी। उसके होठों की मुस्कुराहट में जैसे ढेर सारे अनकहे वादे थे। उसकी आंखों में पहले से ज्यादा चमक थी, उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। विक्रम को ऐसा लगा जैसे आसपास का सब कुछ फीका पड़ गया, कमरे की हर चीज हवा में विलीन हो गई। करिश्मा के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे चल के करिश्मा उसके पास आई और मुस्कुरा कर पूछा, कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल परी जैसी, बहुत बहुत सुंदर, खोए हुए विक्रम ने जवाब दिया। करिश्मा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके हंसने की आवाज से विक्रम को एहसास हुआ कि वो किस कदर करिश्मा की खूबसूरती में खो गया था। तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे, करिश्मा ने प्यार से उसे देखते हुए कहा। विक्रम ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन तुम पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अच्छा, करिश्मा ने शरारत से पूछा। मैं सब समझ रही हूँ, झूठी तारीफ करके तुम मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए मजबूर करना चाहते हो। नहीं नहीं करिश्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्रम एकदम से घबरा गया। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर रहा। पता नहीं उस दिन नशे में मैंने कैसे यह बात कह दी कि मैं तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पर कोई जोर जबरदस्ती है। मैं जानता हूँ तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं है, तुम मुझे हर तरह से अच्छी लगती हो, मेरे लिए तुम्हें अपना तौर तरीका बदलने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर करिश्मा ने नाक चढ़ाकर उसे देखा। मैं इतनी मेहनत से तैयार होकर आई हूँ और तुम मेरी तारीफ करने की बजाय लेक्चर सुना रहे हो। ओफो विक्रम, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। विक्रम को समझ नहीं आया उसे क्या पता होना चाहिए था। हिचकते हुए उसने कहा, अगर मैंने कोई गलती कर दी तो सॉरी। करिश्मा फिर से हंस पड़ी। विक्रम उलझन भरी नजरों से उसे देखता रहा। आखिरकार करिश्मा ने बेड पर उसके सामने बैठकर उसका हाथ अपने दोनों हाथों के बीच लिया और कहा, मैं शिकायत नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ तुम्हें छेड़ रही थी। अब इतना तो तुम्हें जान गई हूँ कि तुम मुझे कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करोगे। ये सूट मैंने अपनी मर्जी से लेकिन तुम्हारे लिए पहना है। अच्छा हुआ उस दिन नशे में तुमने मुझे नहीं पहचाना, उसकी वजह से मुझे पता तो चला कि तुम चाहते क्या हो, वरना तुम इतने अच्छे हो कि अपने मुंह से कभी कोई इच्छा जाहिर नहीं करते। उसकी बात सुनकर विक्रम को राहत के साथ साथ थोड़ी हिम्मत भी मिली। उसने दूसरा हाथ बढ़ाकर करिश्मा के चेहरे को एक तरफ से थाम लिया। आज तुम सचमुच बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। तुम्हारा चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे पूनम का चांद, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखों की चमक, ये शरारत भरी बातें, सब कुछ पहले से थोड़ा अलग लग रहा है। अपने गाल पर टिके विक्रम के हाथ पर करिश्मा ने अपना हाथ रख दिया और चहकते हुए बताया, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ विक्रम, पता है क्यों?
क्योंकि मेरी जिंदगी से धीरज नाम का ग्रहण हट गया है विक्रम। मम्मी ने खुद वो रिश्ता तोड़ दिया, इतना ही नहीं भैया ने साफ साफ उसे बता दिया कि ना वो कभी मेरे रास्ते में आएगा ना मुझसे बात करने की कोशिश करेगा। ये सुनकर विक्रम को भी बेहद खुशी हुई। उसने कभी करिश्मा से कहा नहीं था, लेकिन जब भी वो धीरज जैसे इंसान का नाम करिश्मा के साथ सुनता था तो उसके दिल पर जैसे छुरियां चल जाती थी। उसने करिश्मा से पूछा, अचानक ये सब हुआ कैसे? तुम्हारी वजह से, करिश्मा ने गर्व से कहा। विक्रम की आंखों में हैरानी भरे सवाल देखकर करिश्मा ने उसे पूरी बात बताने के बाद कहा, सरताज के रेस्टोरेंट से तुमने जो तस्वीर ली थी, आज उन्हीं तस्वीरों की वजह से मुझे धीरज से छुटकारा मिला है। थैंक यू विक्रम। विक्रम ने एक राहत भरी सांस ली। तुम सोच भी नहीं सकती ये सुनकर मेरे दिल को कितनी ठंडक मिली है। अगर तुम्हारा रिश्ता किसी अच्छे इंसान से जुड़ रहा होता तो मैं खुद को समझा भी लेता, लेकिन धीरज के साथ तुम्हारा नाम तक लिया जाना मुझे पसंद नहीं था। शुक्र है अब मुझे तुम्हारे साथ उसका नाम नहीं सुनना पड़ेगा। करिश्मा ने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा, तुम्हें खुद को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा नाम जब भी जुड़ेगा तुम्हारे नाम के साथ ही जुड़ेगा। भैया ने कहा है वो जल्दी ही मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में बात करेंगे। करिश्मा की बात सुनकर विक्रम की आंखों में हजारों सपने तैरने लगे। उसने हसरत भरी नजरों से करिश्मा को देखा। उस दिन शराब के नशे में अपने दिल की बात तुम्हें बताई थी, आज तुम्हारी खूबसूरती के नशे में कुछ और कह दूं तो बुरा तो नहीं मानोगी। करिश्मा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हें कुछ कहने के लिए नशे में होने की जरूरत नहीं है, तुम जब चाहो अपने दिल की कोई भी बात मुझसे कर सकते हो, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी। एकदम धीमी लेकिन लाचार आवाज में विक्रम ने कहा, दिल कर रहा है तुम्हें गले लगा लूं करिश्मा, पर मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। कुछ पल तक करिश्मा मुस्कुराकर उसे देखती रही, फिर थोड़ा आगे खिसक कर खुद ही विक्रम के गले लग गई। इस नजदीकी के एहसास से विक्रम ने आंखें बंद कर ली। धीरे से अपने हाथ उठाकर उसने करिश्मा की कमर के इर्द गिर्द रख दिए। पिछले 2 दिन में दूसरी बार करिश्मा ने उसे चौंका दिया था, लेकिन ये एक सुखद अनुभूति थी। करिश्मा को इस तरह अपना प्यार जताता देखकर विक्रम को न सिर्फ खुशी महसूस हो रही थी बल्कि सुकून भी मिल रहा था। कुछ देर बाद करिश्मा उससे अलग होकर पीछे हुई और चुटकी लेते हुए कहा, ये मत सोचना मैं हमेशा तुम्हारी हर बात इतनी जल्दी मान लूंगी। वो तो अभी तुम हॉस्पिटल में हो इसलिए थोड़ा डिस्काउंट दे रही हूँ। ज्यादातर गंभीर रहने वाली करिश्मा का ऐसा चुलबुला रूप देखकर विक्रम ने भी उसे छेड़ने के लिए कह दिया, तो फिर जब भी तुमसे कोई बात मनवानी होगी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा। शट अप। करिश्मा ने आव देखा ना ताव और एक हल्की सी चपत उसके बाजू पर जड़ दी। दोबारा कभी हॉस्पिटल आने का सोचा भी ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। विक्रम ने फौरन एक कान पकड़कर खामोश माफी मांगी। 1 सेकंड में करिश्मा का दिल पिघल गया। बाकी का दिन बातों में कब निकल गया उन्हें पता भी नहीं चला। शांतनु जब कमरे में आया तो इतनी हंसी खुशी के साथ उन्हें एक दूसरे से बातें करते देख उसने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और वो कैफेटेरिया में जाकर बैठ गया। आने वाले दिनों में करिश्मा को जयपुर वापस लौटना पड़ा, लेकिन पठानिया ने उससे वादा किया कि वो 1 महीने के अंदर अंदर उसे वापस बुला लेगा। विक्रम की हालत जिस तेजी से सुधर रही थी उसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। उनके हिसाब से विक्रम को कम से कम 15-20 दिन हॉस्पिटल में रहना चाहिए था, लेकिन 1 हफ्ते में ही विक्रम की एक्सरे रिपोर्ट से उन्हें पता चला कि उसका फ्रैक्चर लगभग ठीक हो चुका है। बाकी के घाव भी तेजी से भर गए। अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले जब डॉक्टर उसे देखने आया तो विक्रम की तारीफ करते हुए उसने कहा, लगता है तुमने हमेशा से अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रखा है, इसलिए इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी तुम 2 दिन में चलने फिरने लगे और 8 दिन में लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए हो। पहले कभी हमारे किसी पेशेंट की इतनी तेजी से रिकवरी नहीं हुई। तुम्हें कोई जादू आता है क्या? विक्रम जानता था कि अगर उसने आयुर्वेद के बारे में बताने की कोशिश भी की तो कोई उसका विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने हंसकर सिर्फ इतना कहा, बचपन से गांव में रहकर शुद्ध खाना और हवा पानी मिलने की वजह से शायद मेरा शरीर दूसरों के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। डॉक्टर ने इसका कंधा थपथपाया। अच्छा लगा सुनकर, कोशिश करना कि ऐसे ही मजबूत बने रहो। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, यूनिट के लोग भी उसे इतनी जल्दी वापस काम पर आते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। 1 और हफ्ते बाद विक्रम पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उसने न सिर्फ जिम जाना शुरू कर दिया बल्कि सुबह सुबह यूनिट से बाहर लंबी दौड़ के लिए भी जाने लगा। इतने दिनों के आराम की वजह से खोई ताकत को वो जल्दी से जल्दी वापस पाना चाहता था। एक दिन वो बाहर की सुनसान सड़क के किनारे दौड़ता हुआ जा रहा था कि अचानक एक गाड़ी ने उसके आगे आकर तेजी से ब्रेक मारा। विक्रम ठिठक कर रुक गया। गाड़ी का दरवाजा खोलकर धीरज उसके सामने आकर खड़ा हो गया। विक्रम सपाट चेहरे से उसकी तरफ देखता रहा। धीरज ने नफरत भरी नजरों से उसे घूरा। ये मत समझना कि तुम मुझसे जीत गए। विक्रम ने व्यंग्य से कहा, हार जीत की बात कहाँ से आ गई?
मेरा तुम्हारा तो कोई मुकाबला ही नहीं था। गुस्से से धीरज का चेहरा लाल हो गया। खुद को बहुत बड़ा हीरो समझते हो ना? कान खोल कर सुन लो, अगर करिश्मा मुझे नहीं मिली तो उसे तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। भूल जाओ करिश्मा को, कभी उसके आसपास भी नजर मत आना। विक्रम की आंखों में भी गुस्सा उतर आया। उसने एक कदम धीरज की ओर बढ़ाया और धमकी देने के अंदाज में कहा, आज के बाद ये नाम अपने होठों पर मत लाना, क्योंकि तुम उसका नाम लेने के काबिल भी नहीं हो। ये जो खुली हवा में सांस ले रहे हो इसका शुक्र मनाओ, क्योंकि अगर मुझे उस रात गोली नहीं लगती तो तुम इस वक्त सलाखों के पीछे होते। किस्मत साथ दे रही है तो सुधरने की कोशिश करो, शायद तुम्हारी आने वाली जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। इतना कहकर गुस्से में उबलते धीरज को वहीं खड़ा छोड़कर विक्रम दौड़ते हुए आगे चला गया। हमेशा की तरह धीरज ने अपने पापा को फोन मिलाया और कहा, मुझे नहीं पता पापा आप ये कैसे करोगे, लेकिन आपको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिससे मेरी और करिश्मा की शादी हो जाए। मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन हमेशा की तरह उसका साथ देने की बजाय मुकेश ने उल्टे उसे ही डांट दिया। ये क्या छोटे बच्चों की तरह जिद पकड़कर बैठ गया है? कह दिया ना कि उसके साथ तेरा रिश्ता नहीं हो सकता। आज के बाद मैं उसका नाम तेरे मुंह से नहीं सुनना चाहता। उस लड़की की वजह से हम अपनी जिंदगी और नौकरी दोनों खतरे में नहीं डाल सकते। इतना कहकर मुकेश ने फोन रख दिया। धीरज का गुस्सा और भी बढ़ गया। ये जो कुछ भी हो रहा था सब विक्रम की वजह से था। करिश्मा भले ही पहले उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन अपने माता पिता के कहने पर शादी कर ही लेती, पर विक्रम ने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। उसके पिता ने कभी उसे इतनी बुरी तरह से नहीं डांटा था और ना ही कभी उसकी मदद करने से मना किया था। चाहे उसने कैसी भी मांग रखी थी, मुकेश ने उसे पूरा किया था। लेकिन विक्रम की वजह से आज वो भी धीरज का साथ नहीं दे रहे थे। क्या जरूरत थी विक्रम को सरताज से मिलने की और सारे सबूत लाकर सबको दिखाने की? ये सब विक्रम की गलती थी। धीरज ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया था विक्रम को उसकी गलती की सजा देने का। एक बार फिर धीरज विक्रम के खिलाफ कोई साजिश रचने वाला था। क्या इरादा था उसका? क्या विक्रम और करिश्मा को वक्त रहते उसके इरादों की भनक लग पाएगी? APT2 साजिश का नया जाल। मुकेश इस बात से बेहद परेशान था कि सरताज का कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे में धीरज की करिश्मा से शादी करने की मांग ने उसे और गुस्सा दिला दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था धीरज इसी एक बात के पीछे क्यों पड़ा है। जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए उसने गुस्से से कहा, बस एक ही रट लगा रखी है। बेवकूफ ने इतना समझ नहीं आता कि इस वक्त हमारी जान जिसमें अटकी है वो तोता पठानिया के कब्जे में है। एक बार मिल तो जाए ये सरताज, उसे अपने हाथों से गोली मार दूंगा। इतने साल मेरे पैसों पे पलने वाला आज मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। तभी उसका फोन फिर से बजने लगा। फोन के स्क्रीन पर नाम देखकर मुकेश ने जल्दी से उसे कान पर लगाकर पूछा, क्या पता चला? दूसरी तरफ से आवाज आई, यहाँ किसी को सरताज खान नाम के आदमी के बारे में कुछ नहीं पता, शायद उसने गलत एड्रेस दिया है। मैंने गांव के बहुत से लोगों से बात की, दुकान वालों से भी पूछा, लेकिन सबका यही कहना है कि इस नाम का कोई आदमी उनके गांव में तो नहीं रहता। उद्धरण। दांत पीसते हुए मुकेश ने कहा, मुझे नहीं पता था सरताज इतना मक्कार निकलेगा। उसकी नीयत पहले से खराब थी, इसलिए उसने अपने गांव का नाम गलत बताया था। खैर, तुम लोग वहां आसपास के दूसरे गांवों में भी पता करने की कोशिश करो। सरताज का हाथ आना बहुत जरूरी है। फोन काटने के बाद मुकेश उस दिन को कोसने लगा जब सरताज के साथ उसकी जान पहचान हुई थी। कुछ साल पहले मुकेश की पोस्टिंग लखनऊ की यूनिट में थी। वहां किसी के बताने पर वो एक दिन एक मशहूर होटल में बिरयानी खाने पहुंचा। सरताज उस होटल का मालिक था। मुकेश को बिरयानी बहुत पसंद आई और वह अक्सर वहां जाने लगा। एक दिन उसने सरताज को फोन पर बात करते सुन लिया तो उसे पता चला कि सरताज शहर के बड़े बड़े लोगों के लिए हवाला का लेन देन करता था। मुकेश को देखते ही सरताज घबरा गया। वो जानता था मुकेश भारतीय सेना का कोई बड़ा अफसर है। वो मुकेश से विनती करने लगा कि इस बारे में किसी को ना बताएं। उस वक्त मुकेश ने सरताज के राज को राज ही रखा, लेकिन जब उसकी दिल्ली की पोस्टिंग हुई तो उसने सरताज को अपने साथ चलने के लिए कहा। लेकिन सर जी, मेरा यहाँ जमा जमाया काम है, मैं दिल्ली जाकर क्या करूँगा? सरताज ने हैरानी से पूछा। मुकेश ने कहा, जो काम तुम यहाँ करते हो वही दिल्ली में करना। वहाँ अच्छी जगह पर मैं तुम्हें रेस्टोरेंट खरीद कर दूंगा। दुनिया को दिखाने के लिए तुम वही चलाओगे। हवाला के पैसों का रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा। तुम सिर्फ मेरे लिए काम करना, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, ना ही तुम्हें कोई मेहनत करनी है और पैसे यहाँ से कहीं ज़्यादा मिलेंगे। आखिरकार सरताज ने मुकेश की बात मान ली और दिल्ली आ गया। कई सालों तक वो मुकेश के लिए करोड़ों रुपए वसूल करता रहा और बदले में अच्छा खासा कमीशन लेता रहा।
दिल्ली में जानी मानी जगह पर होने के कारण उसके रेस्टोरेंट का भी काफी नाम हो गया था। छोटी उम्र से उल्टे सीधे काम करने वाला सरताज इतना तो जानता था कि गलत काम करने वाला इंसान अगर ताकतवर और पैसे वाला हो तो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी ख्याल रखें। इसलिए उसने कभी मुकेश को अपने घर परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया और इसीलिए उसने सारे सबूत अपने पास संभाल कर रखे थे। लेकिन उस रात मुकेश के बेटे की बेवकूफ़ी की वजह से सरताज को वो सबूत कुछ लोगों को दिखाने पड़े। तब सरताज उन्हें नहीं जानता था, लेकिन अगले दिन सुबह हाईजैक की खबर और आतंकवादियों को मारने वाले एजेंट्स की फोटो टीवी पर देखकर उसने तीनों को फौरन पहचान लिया। सुबह सबसे पहले उसने रेस्टोरेंट में जाकर खुफिया लॉकर से सब कुछ निकाला और फिर उसमें सीमेंट भरकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। दीवार का वो हिस्सा अलग से ना नजर आए, इसलिए उसने पूरी दीवार को हथौड़ी और छेनी से इस तरह तोड़ दिया जिससे देखने वालों को लगे कि इस दीवार पर काम चल रहा था। उसके बाद उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाकर अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी लोगों के लिए 3-3 महीने की तनख्वाह दी और उसे बताया कि परिवार के किसी काम की वजह से उसे दुबई जाना पड़ रहा है और उसे मालूम नहीं वो कब तक वापस आएगा, इसलिए वो लोग नई नौकरी ढूंढ लें। लेकिन कुछ घंटों बाद सरताज दुबई की जगह तुर्की जाने वाले प्लेन पर सवार होकर हमेशा के लिए देश से निकल गया। इन सब के बारे में मुकेश को कोई अंदाजा नहीं था। उसके आदमी अभी भी पागलों की तरह सरताज को हर जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि मुकेश को लग रहा था कि सरताज को पठानिया ने कहीं छुपाया है। एक तरफ मुकेश के लिए इस वक्त पठानिया सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहा था, तो दूसरी तरफ विक्रम धीरज की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। धीरज ने आखिरकार अपने पिता के लिए काम करने वाले एक आदमी को फोन किया और विक्रम के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहा। दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले दुश्मन को अच्छी तरह से जानना जरूरी था। तारांकन 3 हफ्ते बाद जब करिश्मा शनिवार को जयपुर से आने के बाद विक्रम से मिलने यूनिट में आई तो उसे जिम से लौटता हुआ देखकर हैरान रह गई। फिर उसने फिक्र वाला गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम्हें क्या जल्दी हो रही है अपने आप को फिट करने की? कम से कम जितना डॉक्टर ने कहा है उतना आराम तो कर लो। अपने आप को सुपरमैन समझते हो क्या? विक्रम ने हंसकर जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ करिश्मा, डॉक्टर ने खुद कहा कि मेरी सेहत अब परफेक्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है? करिश्मा ने अचरज से पूछा, तुम्हें गोली लगी थी? उस वक्त डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें बचाया था, 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम पूरी तरह से ठीक हो गए। ऐसी कौन सी दवाई दे दी डॉक्टर ने तुम्हें? विक्रम ने करिश्मा का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठाया और फिर दूसरी कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। करिश्मा के हाथ अपने हाथों में लेकर उसने कहा, तुम्हें याद है अस्पताल में हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि अब हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, चाहे कैसी भी बात हो, अच्छी या बुरी, हम उसे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। याद है? करिश्मा ने आंखें सिकोड़कर उसको देखा। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कोई बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाले हो क्या? अब ये मत कहना तुम सचमुच सुपरमैन हो। विक्रम हंस पड़ा, नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरे पास एक सीक्रेट जरूर है जिसके बारे में मेरे परिवार और गांव वालों के अलावा कोई नहीं जानता। करिश्मा की जिज्ञासा और बढ़ गई। विक्रम ने पूछा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार जंगल में मिले थे तो मैंने तुम्हारी चोट पर कुछ पत्तों का रस लगाया था जिससे तुम्हारा घाव सूख गया था? अच्छी तरह याद है, करिश्मा ने जवाब दिया। तुमने कहा था जड़ी बूटियों के बारे में तुमने अपने दादा और पिता से सीखा है। विक्रम ने सिर हिलाया। बिल्कुल, जब वो लोग महीनों शिकार के लिए जंगल घूमते थे तब किसी चोट या बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना संभव नहीं था। उनके पास ऐसे बहुत सारे नुस्खे थे जिससे वो अपने आप को स्वस्थ और मजबूत रखते थे। मैंने भी बचपन से वो तरीके सीखे हैं। सिर्फ जड़ी बूटियां ही नहीं, योग और आयुर्वेद की मदद से हम लोग शरीर की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। करिश्मा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने इन्हीं तरीकों से अपने आप को ठीक किया है? मतलब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी? ऑपरेशन की जरूरत तो थी, विक्रम ने कहा। मैं ये सब तभी कर सकता हूँ जब होश में हूँ। डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया उसी की वजह से मेरी जान बची है, लेकिन अस्पताल में होश आने के बाद मैंने दवाओं के साथ साथ अपने तरीकों से भी अपने शरीर को एक आम इंसान के मुकाबले जल्दी तंदुरुस्त बना लिया। अगर करिश्मा ये बातें किसी और से सुनती तो शायद इतनी जल्दी यकीन ना करती, लेकिन विक्रम की जड़ी बूटियों का कमाल उसने अपनी चोट पर देखा था और अब विक्रम को इतनी जल्दी सेहतमंद देखकर उसे विक्रम की बातों की सच्चाई पर पूरा भरोसा हो गया। उसने उत्साहित होकर पूछा, क्या तुम मुझे भी सिखाओगे? क्यों नहीं, विक्रम ने मुस्कुरा कर कहा, जब भी तुम चाहो। उद्धरण। करिश्मा का चेहरा खुशी से खिल उठा। भैया ने कहा है 2 हफ्ते बाद वो मेरा ट्रांसफर वापस इसी यूनिट में करवा देंगे। एक बार मैं यहाँ आ जाऊँ तो तुमसे ये सारे तरीके सीखूंगी। 2 दिन की छुट्टी में विक्रम और करिश्मा ने एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया। धीरज ने जब करिश्मा को विक्रम के साथ बाहर जाते देखा तो उसका खून खौल उठा। वो बेसब्री से विक्रम के बारे में सब कुछ जानने के लिए इंतजार करने लगा। कुछ ही दिनों में धीरज के आदमी ने उसे विक्रम के बारे में पूरी रिपोर्ट बनाकर दे दी। रिपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके लिए धीरज विक्रम पर उंगली उठा सकता। फौज में आने से पहले जम्मू के पास एक छोटे से गांव में विक्रम अपने माता पिता के साथ रहता था। अपने कस्बे के स्कूल कॉलेज में ही उसने पढ़ाई की थी और फौज में आने के बाद जो भी हुआ उसके बारे में धीरज को मालूम ही था।
धीरज को अब ये सोचना था कि विक्रम की इतनी साधारण जिंदगी में किस तरह मुश्किलें पैदा की जा सकती हैं। विक्रम के पास ऐसा कुछ नहीं था जिसे कीमती या मूल्यवान कहा जा सके। उसके माता पिता गांव में एक छोटे से जमीन के हिस्से पर खेती करते थे। जिस आदमी के पास ना जमीन हो ना जायदाद, उससे आखिर कोई क्या छीन सकता था। यही सब सोचते हुए धीरज यूनिट के डाइनिंग हॉल में पहुंचा। ज्यादातर लोग दोपहर का खाना खाकर जा चुके थे। अपनी प्लेट लेकर वो अपने ख्यालों में खोया हुआ एक टेबल पर बैठ गया और चुपचाप खाना खाने लगा। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई पड़ी। मैं सच कह रहा हूँ, हमारी यूनिट के विक्रम सर की ही बात कर रहा हूँ। विक्रम का नाम सुनकर धीरज के कान खड़े हो गए। वो ध्यान से सुनने लगा। दूसरी आवाज ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो हॉस्पिटल में थे। पहली आवाज ने जोर देते हुए बताया, अस्पताल में ही हुआ ये किस्सा, लेकिन विक्रम सर ने ना पुलिस को बताया ना आर्मी सिक्योरिटी को। दूसरी आवाज में हैरानी थी, ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक आतंकवादी को वो छुपा कर क्यों रखेंगे। धीरज ने थोड़ा सा सिर घुमाकर कनखियों से देखा। उससे थोड़ी दूर दो ऑफिसर खाना खाते हुए बात कर रहे थे। वो दोनों ही नए थे और कुछ दिन पहले ही इस यूनिट में आए थे। पहले वाले ने कहा, पता नहीं क्यों छुपाया है, लेकिन इस मामले में कुछ गड़बड़ तो है। अगर आतंकवादी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा था तो भी उसे पकड़ने के बाद आर्मी पुलिस को बताना चाहिए था। इसके बारे में रिपोर्ट ना करके उन्होंने खुद एक क्राइम किया है। दूसरा ऑफिसर घबरा गया, तो क्या अब उनको इस क्राइम की सजा मिलेगी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उन्होंने हाईजैक किए हुए प्लेन को रेस्क्यू किया है। उनकी टीम ने सारे हाईजैकर्स को मार गिराया। इसके बाद सजा नहीं मिलनी चाहिए। उद्धरण, पहले ऑफिसर ने उसे यकीन दिलाने के लिए पूरी बात बताई। वो सब तो ठीक है, लेकिन अस्पताल में उन पर हमला करने आए आतंकवादी को उन्होंने क्यों छुपा कर रखा? सोचने वाली बात है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को भी इसके बारे में पता है। कल मैं उनके ऑफिस में किसी काम से गया तो दरवाजे पर नॉक करने से पहले ही मुझे उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे, तब मुझे ये सब पता चला। मैंने वापस आकर हाईजैक वाले केस की सारी न्यूज़ चेक करी, लेकिन उसमें या उसके बाद किसी आतंकवादी के पकड़े जाने की खबर नहीं थी। दूसरे को भी इसमें विक्रम की गलती नजर आने लगी। इसका मतलब है किसी को उस आतंकवादी के बारे में पता नहीं है। तुम्हें लगता है हमें कमांडर को बताना चाहिए? पहले वाले ने तुरंत इनकार किया। बिल्कुल नहीं, क्या बोलेंगे कि हमने चुपके से विक्रम सर की बातें सुनी। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा था, लेकिन तुम किसी से इसका जिक्र मत करना। अगर वो सचमुच कुछ गलत कर रहे हैं तो एक न एक दिन आर्मी पुलिस उन तक पहुंच ही जाएगी। दोनों ऑफिसर अपना खाना खत्म करके उठकर चले गए, लेकिन धीरज की भूख खत्म हो गई थी। उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। उसने भी ऐसी कोई खबर नहीं सुनी थी जिसके बारे में वो दोनों नए ऑफिसर बात कर रहे थे। अगर सचमुच अस्पताल से कोई आतंकवादी पकड़ा गया था तो वो कहाँ था? धीरज ने डाइनिंग हॉल से बाहर आकर फिर से अपने पापा को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही मुकेश ने गुस्से में कहा, अगर तूने एक बार और अपनी शादी की बात की तो मैं तेरा फ़ोन उठाना बंद कर दूंगा। यहाँ मेरी हालत ख़राब हो रही है और तुझे अपने अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा। ओफो पापा, धीरज ने झल्लाकर कहा, मुझ पर चिल्लाना बंद करो और ध्यान से मेरी बात सुनो। इसमें मेरे साथ साथ आपका भी फायदा है। और फिर धीरज ने मुकेश को वो सारी बातें बताई जो उसने अभी अभी सुनी थी। मुकेश ने जो कहा वो सुनकर धीरज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अगली सुबह विक्रम अपने ऑफिस में था जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कमांडर को अपने दरवाजे पर देखकर धीरज फौरन खड़ा हो गया। सर, आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बुला लेते। कमांडर ने कमरे में दाखिल होने के बाद मुड़कर पीछे देखा। आर्मी पुलिस के 2 सैनिक अंदर आए और विक्रम की टेबल पर एक कागज रख दिया। विक्रम उसे पढ़ पाता उससे पहले ही एक सैनिक ने कहा, कैप्टन विक्रम चौहान, आपको अरेस्ट किया जाता है। आपको इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। क्या मुकेश और धीरज की इस चाल में विक्रम फंस जाएगा? क्या होगा जब बाकी सबको विक्रम की गिरफ्तारी के बारे में पता चलेगा? AP83 झूठा इल्जाम। जब धीरज ने हॉस्पिटल वाले आतंकवादी के बारे में मुकेश को बताया तो उसने पूछा, उस मामले से हमें क्या लेना देना? उसके बारे में पता करके हमें कैसे फायदा होगा? धीरज ने बताया, सरताज के रेस्टोरेंट में विक्रम ही गया था। मुझे पक्का यकीन है सरताज को विक्रम ने ही छुपा कर रखा है। अगर विक्रम ने सचमुच आतंकवादी के बारे में किसी को नहीं बताया तो हम विक्रम को जेल भिजवा सकते हैं। तब पठानिया सर का गेम उन्हीं के साथ खेलकर हम लोग सरताज तक पहुंच सकते हैं। हम पठानिया सर को ब्लैकमेल करेंगे कि अगर वो सरताज को हमारे हवाले कर देंगे तो आप सीनियर ऑफिसर होने के लिहाज से विक्रम को छुड़वा दोगे। मुकेश को उसकी बात में दम लगा, पर धीरज पहले भी विक्रम की झूठी शिकायत कर चुका था जिसकी वजह से मुकेश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। इसलिए उसने सख्ती से पूछा, तेरी खबर पक्की है ना? इस बार अगर झूठी निकली तो देख लेना। धीरज ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, बिल्कुल पक्की है पापा, आप चाहो तो अस्पताल से पता करवा लो। आश्वस्त होकर मुकेश मुस्कुराने लगा, तो फिर समझ ले विक्रम का जेल जाने का टाइम आ गया है। ये सुनते ही धीरज खुश हो गया। उसकी इसी शिकायत का नतीजा था कि इस वक्त विक्रम के सामने आर्मी पुलिस के 2 सैनिक उसके खिलाफ वारंट लेकर खड़े थे। विक्रम ने उलझन भरी नजर कमांडर पर डाली। अरेस्ट? मुझे किस बात के लिए अरेस्ट किया जा रहा है सर?
कमांडर ने लाचारी से कहा, मुझे खुद नहीं पता, अभी अभी ये लोग तुम्हारे नाम का वारंट लेकर आए हैं। वारंट पर आर्मी पुलिस के कमांडर का ऑर्डर है, इसलिए अभी तुम्हें इनके साथ जाना पड़ेगा। मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि ये मामला क्या है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक सैनिक ने स्पष्ट आवाज में कहा, आपको इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। विक्रम के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी यूनिफॉर्म की टोपी लगाई और कमांडर को सैल्यूट करके जवानों के साथ चला गया अपने कमरे से। धीरज ने उसे आर्मी पुलिस की जीप में जाते देखा तो उसके दिल को भरपूर ठंडक महसूस हुई। कमांडर ने सबसे पहले अपने सीनियर ऑफिसर को फोन करके पूछा, उन्हें इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। कमांडर जानता था कि कर्नल पठानिया से विक्रम के अच्छे संबंध थे, इसलिए अगला फोन उसने पठानिया को किया। विक्रम को अरेस्ट कर लिया। ये बात सुनते ही पठानिया चौंक कर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। किस बात के लिए? ये तो मुझे पता नहीं, कमांडर ने जवाब दिया। उसके वारंट पर सिर्फ इतना लिखा था कि उसने नियमों की अवहेलना की है, जिसकी वजह से देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। विक्रम खुद भी हैरान था। मैं अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश करता हूँ, हो सके तो तुम भी किसी से बात करके देखना। ज़्यादातर लोग पठानिया के ब्यूरो से संबंधों के बारे में नहीं जानते थे। ब्यूरो से जुड़े होने के कारण आर्मी पुलिस में तैनात कुछ सीनियर ऑफिसर्स से पठानिया की अच्छी पहचान थी। उसने फौरन एक ऑफिसर को फ़ोन करके इस बारे में पूछा। ऑफिसर ने उसे बताया, हमारे पास एक गुमनाम मैसेज आया था। उसमें लिखा था कि अस्पताल में कैप्टन विक्रम पर किसी आतंकवादी ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। विक्रम खुद को बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने आतंकवादी के बारे में ना तो किसी को रिपोर्ट किया, ना उसे पुलिस के हवाले किया। मैसेज में लिखा था कि विक्रम ने उस आतंकवादी को छुपा कर रखा हुआ है। देश के दुश्मन को छुपा कर रखना क्राइम है, इसलिए हमने विक्रम को अरेस्ट किया है। ये सुनकर पठानिया का दिमाग गुस्से से गर्म हो गया, लेकिन उसने खुद पर काबू पाकर कहा, आप एक गुमनाम मैसेज पर ऐसे ऑफिसर को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं जिसने 1 महीने पहले ही इतना बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है? आप जानते हैं ना, हाईजैक वाले मिशन का विक्रम ही लीडर था। ऑफिसर ने जवाब दिया, हम सब विक्रम को जानते हैं, इसलिए मैसेज मिलने के बाद हमने सबसे पहले अस्पताल में इंक्वायरी करी। वहाँ के डॉक्टर और नर्स से हमें पता चला कि ऐसा वाकया उनकी आंखों के सामने हुआ था। नकली डॉक्टर बनकर किसी ने विक्रम को मारने की कोशिश की थी, पर विक्रम ने उसे घायल कर दिया था। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मरहम पट्टी करने के बाद सादे कपड़ों में पुलिस के कुछ आदमी आकर उसे ले गए थे। जब हमने पुलिस डिपार्टमेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई अरेस्ट नहीं की है। मैसेज भले ही गुमनाम था, लेकिन केस झूठा नहीं है, हमें इसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। पठानिया भी उसे कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए चुपचाप फ़ोन रख दिया। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि करिश्मा का फ़ोन आ गया। क्या बात है भैया, आप बहुत गुस्से में लग रहे हो, सब ठीक है ना? उसने अपने भाई की आवाज़ से पहचान लिया कि वो किसी बात से परेशान है। पठानिया ने करिश्मा को सारी बात बता दी। सुनते ही करिश्मा का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। ये हरकत धीरज और उसके पापा के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। वो लोग अभी तक अपने खेल खेलने से बाज नहीं आए। भैया मैं अभी निकल रही हूँ, हम विक्रम को जेल नहीं जाने दे सकते। नहीं करिश्मा, तुम्हारा जयपुर में आज आखिरी दिन है, इस तरह तुम्हारा आना ठीक नहीं होगा। दोपहर को यहाँ से एक हेलीकॉप्टर कुछ सामान लेकर जयपुर जाने वाला है, मैं उसको थोड़ी देर से भिजवा दूंगा। तुम ड्यूटी के बाद इस हेलीकॉप्टर में आ जाना, तब तक मैं देखता हूँ इस मामले को कैसे जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं। पठानिया ने सुझाव दिया। करिश्मा ने बुझे दिल से उसकी बात मान ली, पर उसके गुस्से की आग और भी तेज हो गई। उसे लगा था अब धीरज उसका और विक्रम का पीछा छोड़ देगा, लेकिन इस हरकत ने धीरज के लिए उसकी नफरत को कई गुना बढ़ा दिया था। वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाए और धीरज को फ़ोन मिला दिया। फ़ोन उठाते ही धीरज ने व्यंग भरी आवाज़ में कहा, जब तक तू मेरी मंगेतर थी तब तक तो कभी फ़ोन नहीं किया, और अब रिश्ता तोड़ने के बाद तुम्हें मेरी याद आ रही है? क्या बात है करिश्मा, अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है क्या? करिश्मा गुस्से से कांपने लगी। जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा गिरे हुए निकले। धीरज, तुम्हारे वाहियात इरादे पूरे नहीं हो सके तो तुम ऐसे घटिया खेल खेलना चाहते हो? धीरज ने अपने अहंकारी रवैये के साथ जवाब दिया, तुम्हारे कहने से मैं गलत नहीं हो जाऊंगा करिश्मा, तुम्हें तो आदत हो गई है मेरी हर बात को उल्टा समझने की। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ रही हूँ धीरज, करिश्मा ने दांत पीसते हुए कहा। तुम फिर से विक्रम को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अब तो हमारा रिश्ता भी टूट गया है, फिर तुम विक्रम से किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो? उसकी बात सुनकर धीरज हंस पड़ा। इस बार मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम ने अपने लिए खुद गड्ढा खोदा है, मैंने तो सिर्फ उस गड्ढे तक जाने के रास्ते पर पहुंचाया है। फौजी होकर आतंकवादियों का साथ देता है, उसके जैसे गद्दार को तो गोली मार देनी चाहिए। करिश्मा ने गुस्से से इतनी तेज अपनी मुट्ठियों को भींचा कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? असली गद्दार कौन है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। बहुत जल्दी ये बात साबित हो जाएगी कि विक्रम निर्दोष है। धीरज ने धमकी देने के अंदाज में कहा, देखते हैं कौन क्या साबित कर पाता है। विक्रम ने मेरा रास्ता काटा है करिश्मा, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। करिश्मा का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। तुम होते कौन हो उसे पकड़ने या छोड़ने वाले?
झूठ कितना ही शोर मचा ले, एक दिन सच के आगे हार ही जाता है। अपनी हार के लिए तैयार हो जाओ धीरज। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब वो बेसब्री से ड्यूटी खत्म होने का इंतजार करने लगी। आर्मी पुलिस के ऑफिस में विक्रम को एक बड़े से कमरे में बिठा दिया गया। उसके सामने एक टेबल थी और टेबल के दूसरी तरफ खाली कुर्सी। कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया गया है। उसे यहाँ तक लाने वाले सैनिकों को ठीक से कुछ नहीं पता था और यहाँ आते ही उसे सीधे इस खाली कमरे में छोड़ दिया गया। दूसरे कमरे में आर्मी पुलिस का कमांडर मुकेश से बात कर रहा था। सर, आपके कहने पर मैंने उसके नाम का वारंट निकालकर उसे यहाँ बुला तो लिया है, लेकिन उसे जेल में डालने के लिए हमारे पास सबूत होना जरूरी है। मुकेश ने सबसे पहले पूछा, तुमने किसी को मेरा नाम तो नहीं बताया? नहीं सर, कमांडर ने कहा, मैंने सबको यही बताया है कि हमारे पास एक गुमनाम मैसेज आया था। उसकी बात से संतुष्ट होकर मुकेश ने बताया, अस्पताल के डॉक्टर और नर्स का बयान सबूत के तौर पर लगा दो। अस्पताल स्टाफ के और लोगों से भी पूछो, हो सकता है किसी और ने भी देखा हो कि उस आतंकवादी को कौन अपने साथ लेकर गया। बाकी के सबूत विक्रम से निकलवा लो। मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें अपनी इंक्वायरी कैसे करनी है। जी सर, कमांडर ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। वो इस बात से थोड़े तनाव में था कि जिसको उसने अवस्थी सर के कहने पर पकड़ा था वो कैप्टन विक्रम कुछ ही दिन पहले देश का हीरो बनके सुर्खियों में था। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया था कि नकली डॉक्टर बना हुआ एक आदमी पकड़ा जरूर गया था, लेकिन इससे ज़्यादा वो भी कुछ नहीं जानता था। उधर पठानिया ने रमन को विक्रम की गिरफ्तारी के बारे में बताया। ये सुनकर रमन भी आग बबूला हो गया। अस्पताल से नवाज नाम के जासूस को रमन ही अपने आदमियों के साथ ब्यूरो में लेकर आया था। करीब 15-20 दिन तक उन्होंने अपने तरीके इस्तेमाल करके उससे सारी बातें उगलवा ली। नवाज पिछले कई सालों से पड़ोसी देश का जासूस बनके हरीश नाम से यहाँ रहता था। दरअसल इसका मकसद किसी तरह रक्षा मंत्रालय में घुसना था, लेकिन उसे इसका मौका नहीं मिला। फिर भी उसने रक्षा मंत्रालय के कुछ कार्यकर्ताओं को दोस्त बना लिया था और बातों ही बातों में कभी कभी उनसे थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी कर लेता था। दिल्ली में उसने एक गरीब इलाके में घर लेकर वहाँ का पता सबको दे रखा था। नवाज उस घर का इस्तेमाल अपने साथियों से मिलने के लिए भी करता था। सामान या हथियार वहीं पहुँचाए जाते थे। उस पुरानी इमारत में ना कोई चौकीदार था, ना सीसीटीवी, इसलिए वहाँ बहुत कम खतरा था। बाकी 2 घर उसने मॉडर्न और महंगी सोसाइटी में अलग अलग जगह पर ले रखे थे। वहाँ पर उसने कंप्यूटर ट्रांसमीटर लगाने के अलावा संदेश भेजने के दूसरे इंतजाम भी कर रखे थे। दोनों जगह पर उसने अपने आप को विदेश मंत्रालय में काम करने वाला ऑफिसर बताया था, इसलिए बीच बीच में उसके गायब रहने पर कोई सवाल नहीं करता था। रमन के आदमियों ने उसके दोनों फ्लैट्स पर जाकर उसके कंप्यूटर और बाकी चीज़ें जब्त कर ली थीं। जो जानकारी वो भेज चुका था उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, लेकिन बाकी सब कुछ कंप्यूटर से नष्ट कर दिया गया। इन सारी घटनाओं और तहकीकात के बारे में रक्षा मंत्री को समय समय पर रिपोर्ट बनाई गई थी, लेकिन किसी महकमे को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। मंत्री जी भी नहीं चाहते थे कि ये खबर बाहर आए और ना ही वो ये चाहते थे कि नवाज को मुस्तफ़ा की तरह जेल में रखा जाए। आखिर सब मिलकर इसी नतीजे पर पहुंचे कि नवाज को अगर जिंदा रखा गया तो वो देश के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसे खामोशी से खत्म कर दिया गया। विक्रम तो ये भी नहीं जानता था कि नवाज को ब्यूरो ले जाने के बाद क्या क्या हुआ। उसने 2 दिन पहले ही फ़ोन पर शांतनु से इस बारे में पूछा था, लेकिन शांतनु भी सिर्फ इतना जानता था कि नवाज को रमन अपने साथ ले गया था। विक्रम का नवाज से आमना सामना सिर्फ उन चंद मिनटों के लिए हुआ था जब उसने नवाज को गिराकर घायल कर दिया था। उसके बाद उसने नवाज की शक्ल भी नहीं देखी थी और आज उसी नवाज को छुपाने के जुर्म में वो आर्मी पुलिस के इंक्वायरी रूम में बैठा था। रमन ने पठानिया से कहा, हमें रक्षा मंत्री से बात करनी चाहिए, उन्हें सारी बात पता है। उनके ऑर्डर पर विक्रम फौरन छूट जाएगा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, ये मैसेज भेजा किसने होगा? वो गुमनाम इंसान कौन हो सकता है? पठानिया के अंदर का रोष फिर से उभर आया। और कौन होगा? अवस्थी सर और उनका बेटा। लेकिन इस बात से मैं भी हैरान हूँ कि उन्हें नवाज के बारे में पता कैसे चला। हम लोगों के अलावा उसे कोई नहीं जानता था। ठंडी सांस लेकर रमन ने कहा, देश के बाहर के दुश्मन से लड़ना फिर भी आसान है, लेकिन हमारे बीच में बैठे हुए दुश्मन किस तरह से जासूसी करते हैं इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। खैर, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। सबसे पहले मैं रक्षा मंत्री से बात करता हूँ। मंत्रालय में फ़ोन करने पर उसे पता चला कि रक्षा मंत्री इस वक्त मीटिंग में हैं। आखिरकार आधे घंटे बाद जब उनसे फ़ोन पर बात हो पाई तो रमन ने उन्हें विक्रम की गिरफ्तारी के बारे में बताया। आप तो जानते हैं मंत्री जी की नवाज के केस से विक्रम का कोई लेना देना नहीं है। इस झूठे इल्ज़ाम से अगर उसे एक दिन भी जेल में रहना पड़ा तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। उस लड़के ने अपनी जान पर खेलकर इतने सारे लोगों को बचाया, हाईजैकर्स का खात्मा किया और आखिरकार नवाज भी उसी की वजह से हमारे हाथ लगा। उसे एक दिन भी जेल में नहीं रहना चाहिए। आपके एक फ़ोन से वो छूट जाएगा। मंत्री जी कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा, मैं ये फ़ोन नहीं कर सकता। मंत्री जी के इनकार की क्या वजह थी? क्या अब विक्रम को ऐसे जुर्म की सज़ा मिलने वाली थी जो उसने कभी किया ही नहीं था? AP85 मेरी दुनिया मेरी दौलत।
कमांडर हैरानी से डीआईजी को देखने लगा। जहां तक उसे पता था नवाज को पुलिस के हवाले नहीं किया गया था, तो फिर एनकाउंटर में उसकी मौत कैसे हो सकती थी। गला साफ करते हुए उसने पूछा, क्या नवाज आपकी कस्टडी में था? क्योंकि हमें मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अस्पताल से सादे कपड़ों में उसे कुछ लोग लेकर गए थे। उन्होंने डॉक्टर को कहा कि वो पुलिस वाले हैं, लेकिन डॉक्टर ने उनके आई कार्ड नहीं देखे थे। शिकायत मिलने पर जब हमने आपके डिपार्टमेंट में इंक्वायरी भेजी थी तो हमें यही रिपोर्ट मिली कि पुलिस ने इस नाम के किसी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया है। डीआईजी ने अपनी रोबदार आवाज में जवाब दिया, तुम अच्छी तरह जानते हो कमांडर, नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित बातों को सबके सामने नहीं लाया जाता। पूरे डिपार्टमेंट को उसके बारे में बताना जरूरी नहीं था। हाईजैक के बाद वैसे ही लोग डरे हुए थे। जब नवाज ने हाईजैक मिशन के ऑफिसर पर जानलेवा हमला किया तो मैंने अपने सबसे भरोसेमंद ऑफिसर्स को नवाज को पकड़ने के लिए भेजा। अस्पताल में अचानक पुलिस को देखकर लोग घबरा ना जाएं, इसलिए मेरे ऑफिसर यूनिफॉर्म में नहीं थे। वापस आते हुए नवाज ने एक ऑफिसर की गन छीनने की कोशिश की। हाथापाई में गोली चल गई और नवाज वहीं खत्म हो गया। आर्मी कमांडर को अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने पूछा, जब नवाज मर गया उसके बाद इस बात को डिपार्टमेंट से छुपाने की क्या जरूरत थी? डीआईजी थोड़ा आगे की तरफ झुका जैसे कोई गोपनीय बात बताने वाला हो और धीमी आवाज में कहा, मंत्री जी का आदेश था, मंत्रालय से फोन आया था कि इस बात को गुप्त रखा जाए, इसलिए ना डिपार्टमेंट में ज्यादातर लोगों को पता है और ना ये खबर हमने मीडिया तक पहुंचने दी। लेकिन अब आप लोग इस बात को उछालने पर तुले हो। अगर अब ये बात बाहर आई तो किस किस पर असर होगा ये तुम खुद ही समझ सकते हो। मंत्री जी पर उंगली उठी तो उनका गुस्सा हम सब पर निकलेगा। देखो भाई, मेरे बच्चों के इस साल बोर्ड के एग्जाम हैं। मैं किसी दूर दराज की खतरनाक जगह पर पोस्टिंग नहीं जाना चाहता। अगर तुम ये खतरा मोल लेना चाहते हो तो कोई और तरीका ढूंढ लो, लेकिन इस केस को यहीं पर बंद कर दो। उसकी बात सुनकर कमांडर भी थोड़ा डर गया। आपके कहने का मतलब है नवाज की मौत के बारे में मंत्री जी और ऊपर के लोग जानते हैं? वही तो बता रहा हूँ, डीआईजी ने जोर देकर कहा। ये एक ऐसा राज है जिसे सरकार ने खुद छुपाया है। इसे बाहर लाना मतलब सरकार के खिलाफ जाना। वैसे तुम्हें जो गुमनाम शिकायत मिली है उसकी डिटेल मुझे दे दो। मेरा साइबर डिपार्टमेंट पता लगा लेगा कि शिकायत कहाँ से भेजी गई है। कमांडर जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना मुकेश अवस्थी उसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने डीआईजी से कहा, मैंने पहले ही अपने साइबर डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता करने के लिए लगा दिया है। अब आपने सारी बात बता दी है तो हम इस केस को यहीं पर बंद कर देंगे। आप फिक्र मत करिए, इसके बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं जाएगी। डीआईजी मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। वेरी गुड, इसी में हम दोनों का फायदा है। अब तुम फौरन उस ऑफिसर को छोड़ दो, ऐसा ना हो कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। जी सर, कमांडर ने उसकी बात मानते हुए हल्के से सिर झुकाया। बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठने के बाद डीआईजी ने फोन मिलाया और शांत आवाज में कहा, आ जाओ। वहां से थोड़ी दूर सड़क के किनारे गाड़ी में बैठे पठानिया के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। थैंक यू, आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। कभी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बताना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हंसते हुए डीआईजी ने कहा, जानता हूँ हम दोनों का मकसद एक ही है, तो फिर ऐसा हिसाब किताब क्यों रखना? अपने देश के लिए हम दोनों ने ही सब कुछ करने की कसम खाई है और ये कसम हम मरते दम तक निभाते रहेंगे। जय हिंद। फोन काटने के बाद पठानिया ने मुस्कुराकर करिश्मा को देखा। चलो विक्रम को ले आते हैं। सुबह जब मंत्री जी ने मदद करने से इनकार कर दिया तो पठानिया बेचैन होकर सोचने लगा कि मंत्री जी के अलावा और कौन ऐसा हो सकता है जिसके कहने पर आर्मी पुलिस को विक्रम को छोड़ना पड़ेगा। रमन से बात करने पर वो दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर किसी तरह से कमांडर को ये बात समझा दी जाए कि नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई तो विक्रम को बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पुलिस के महकमे में किसी बड़े ऑफिसर से बात करना जरूरी था। पठानिया का स्कूल का एक साथी दिल्ली के पुलिस डिपार्टमेंट में था। जब पठानिया ने उसको फोन करके सारी बात बताई तो उसने कहा कि वो मदद करने को राजी है, पर उससे पहले उसे कुछ जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। डीआईजी बालचंद्रन ने पहले जेल में बंद माधव से नवाज के बारे में पता किया और फिर मंत्रालय के से सिक्योरिटी स्टाफ में अपने आदमियों से पूछताछ की। वो खुद भी पठानिया की तरह एक कर्मठ और देश प्रेमी ऑफिसर था। वो जानता था एक ईमानदार ऑफिसर के लिए गद्दारी का इल्जाम कितना भयानक और दर्दनाक होगा, इसलिए उसने विक्रम के केस को प्राथमिकता दी और जल्दी से जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। उसे कमांडर के आगे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन ऐसा झूठ बोलने से उसे कोई तकलीफ नहीं थी। उनके पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत सी गुमनाम शिकायतें आती थी। अगर उन पर विश्वास किया जाता तो देश के हर प्रसिद्ध आदमी को जेल में डालना पड़ता। नवाज का एनकाउंटर भले ही पुलिस ने ना किया हो, लेकिन उसे उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया गया था। अगर आर्मी कमांडर मंत्रालय में फोन करके इसके बारे में पता करने की कोशिश भी करेगा तो वहां के सिक्योरिटी स्टाफ से उसे पता चल जाएगा कि नवाज के बारे में उन लोगों को जानकारी थी। आर्मी पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने पहुंचकर पठानिया ने कार रोक दी। करिश्मा को यकीन नहीं हो रहा था। भैया आप सच बोल रहे हो ना? आधे घंटे पहले तो विक्रम को बाहर निकलने का कोई तरीका भी समझ नहीं आ रहा था और अब आप कह रहे हो कि वो आता ही होगा। पठानिया जवाब देता इससे पहले ही उन्होंने विक्रम को गेट से बाहर निकलते देखा। करिश्मा फौरन गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ दौड़ी और जाकर विक्रम के गले लग गई। उसे देखकर विक्रम 2 पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने भी करिश्मा को अपनी बाहों में भर लिया।
कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए इसी तरह से खड़े रहे। जब पठानिया ने ऊंची आवाज में गला साफ किया तब करिश्मा को ख्याल आया कि वो अकेली नहीं है। एकदम से वो विक्रम से अलग हो गई और सकपकाते हुए अपने बालों को ठीक करने लगी। विक्रम भी पठानिया को देखकर झेप गया और अपनी नजरें झुका ली। उनकी हालत देखकर पठानिया ने हंसते हुए कहा, अब तुम दोनों स्कूल के बच्चों की तरह शर्माओ मत। मैं सिर्फ ये याद दिला रहा था कि हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर के सामने खड़े हैं अपनी खुशी जाहिर करने के लिए। ये जगह शायद ठीक नहीं है। सॉरी सर, विक्रम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। पठानिया ने उसका कंधा थपथपाया और पूछा, सब ठीक है ना? उन्होंने तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव तो नहीं किया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, विक्रम ने जवाब दिया। शुरू में उनका ऑफिसर थोड़ा सख्त था लेकिन बाद में उसने बहुत आराम से मुझसे बात करी। मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। पहले तो वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उनके कमांडर ने आकर मुझसे कहा कोई गलतफहमी हो गई थी जो अब दूर हो गई है, इसलिए मैं जा सकता हूँ। उद्धरण। पठानिया ने चैन की सांस ली और धीरे से कहा, शुक्र है बाला टाइम पर पहुंच गया। उद्धरण। विक्रम की आंखों में सवाल देखकर पठानिया मुड़कर कार की तरफ चल पड़ा। यहाँ बात नहीं कर सकते, चलो वापस जाते हुए तुम दोनों को सब कुछ बताऊंगा। करिश्मा अब भी थोड़ी शर्मा रही थी। विक्रम को देखते ही उसे इतनी खुशी हुई थी कि वो बाकी सब भूलकर विक्रम की ओर दौड़ पड़ी। उसने आसपास देखा तो गेट पर 2 गार्ड खड़े थे जो उनकी तरफ ही देख रहे थे। करिश्मा ने चुपचाप कार का पीछे वाला दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। पठानिया जानता था करिश्मा अपनी हरकत की वजह से झिझक रही है। वो अपनी बहन को असहज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने करिश्मा का ध्यान बटाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करते ही अपने दोस्त डीआईजी बालचंद्रन के बारे में उन दोनों को बताना शुरू कर दिया। जब विक्रम को पता चला कि उसके बाहर आने में पठानिया का हाथ है तो उसने कृतज्ञता से कहा, थैंक यू सर। पता नहीं किस गलतफहमी के चक्कर में इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, लेकिन अगर आप मदद नहीं करते तो मैं इतनी जल्दी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाता। एक लंबी सांस लेकर पठानिया ने बताया, कोई गलतफहमी नहीं हुई विक्रम, फिर से उन्हीं लोगों ने तुम्हें फंसाना चाहा जो पहले भी ऐसी कोशिश कर चुके हैं। विक्रम ने हैरानी से पूछा, आपका मतलब? ये काम भी धीरज ने करवाया है? लगता तो ऐसा ही है। वैसे मैं इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा, पठानिया ने उसे आश्वासन दिया। वो लोग यूनिट के सामने पहुंच गए थे। पठानिया ने गेट के बाहर ही गाड़ी रोकी और कहा, तुम लोग चले जाओ, मुझे ब्यूरो जाना है, कुछ जरूरी काम है। ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? करिश्मा का चेहरा लाल हो गया। भैया क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? मैं भी इतनी पागल हूँ? सुबह से तुम्हारे लिए परेशान थी, इसलिए तुम्हें देखते ही और कुछ याद ही नहीं रहा। उद्धरण। विक्रम ने उसे छेड़ते हुए कहा, इतनी सी बात के लिए क्या सोचेंगे? जब ज्यादा दिन बाद दोस्तों से मिलते हैं तो गले ही लगते हैं, कुछ और थोड़ी किया तुमने। करिश्मा ने आंखें फाड़कर विक्रम की तरफ देखा। उसने अपनी एक उंगली से अपने गाल को छूकर करिश्मा की तरफ आंख मारी। उसका मतलब समझकर करिश्मा ने उसके बाजू पर हल्की सी चपत लगाई और तेज कदमों से उसके आगे निकल गई। विक्रम भी लंबे कदम भरकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर चलने लगा। करिश्मा ने इधर उधर देखकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ये तुम क्या कर रहे हो? हम यूनिट के अंदर हैं, कोई देख लेगा। अब तक वो लोग यूनिट के अंदर बनी कार पार्किंग तक पहुंच चुके थे। विक्रम करिश्मा के साथ पार्किंग की तरफ मुड़ गया। अंधेरा हो चुका था, इसलिए यहाँ पर किसी की नज़र उन पर पड़ने की संभावना नहीं थी। करिश्मा के दोनों हाथ अपने हाथों में थामकर विक्रम ने कहा, अब तो तुम वापस नहीं जाओगी ना? करिश्मा मुस्कुराने लगी, नहीं, कल सुबह मैं यहीं पर कमांडर को रिपोर्ट कर दूंगी। विक्रम ने प्यार से उसे देखा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया करिश्मा। उद्धरण। फिर से नहीं करना पड़ेगा, अब हम लोग काफी समय तक इसी यूनिट में एक साथ रहने वाले हैं, करिश्मा ने कहा। काफी समय का तो पता नहीं, लेकिन जब तक यहाँ पर है प्रॉमिस करो कि तुम रोज मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। विक्रम ने इसरार किया। माथे पर त्योरियां डालकर करिश्मा ने पूछा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? पता क्यों नहीं, जब किसी यूनिट में पोस्टिंग होती है तो कम से कम 2-3 साल तो वहाँ रहते ही हैं, हमें तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, मैं पोस्टिंग की बात नहीं कर रहा, जैसे आज अरेस्ट हुआ था, क्या पता आगे जाकर और क्या क्या हो। चुप रहो। करिश्मा ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। इस तरह की फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, भगवान करे आज के बाद तुम पर आने वाली हर मुसीबत मुझ पर आ जाए। नहीं करिश्मा, विक्रम की आवाज कांप गई। भगवान ना करे कभी भी ऐसा हो, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैं कभी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, अगर तुम पर कोई भी आंच आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उद्धरण। विक्रम की सच्चाई और निश्चल प्यार देखकर करिश्मा का दिल भर आया। उसने गहरी आवाज में, इतना प्यार करते हो मुझसे? एक लंबी सांस लेकर विक्रम ने कहा, पहले मुझे लगता था कि मेरे लिए दुनिया में मेरे माँ बाप से ज्यादा कोई चीज मायने नहीं रखती। तुम्हारे आने के बाद पता चला कि तुम भी मेरे लिए उतनी ही जरूरी हो जितने माँ बाबा। तुम तीनों मेरी दुनिया हो, मेरी दौलत हो। जब तक मेरे पास तुम तीनों का साथ है मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
मेरी सारी खुशियाँ तुम लोगों से हैं, इसलिए मैं भगवान से हर दिन प्रार्थना करता हूँ कि वो तुम तीनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। करिश्मा कुछ देर चुपचाप उसे निहारती रही, फिर धीरे से मुस्कुराने लगी। तुम्हें मजा आता है ना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने में? क्या मतलब? विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। करिश्मा ने कहा, तुम हर बार खुद को पहले से भी ज़्यादा अच्छा साबित कर देते हो। सचमुच विक्रम, तुम्हारे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। विक्रम ने धीरे से करिश्मा की नाक पर चुटकी काटते हुए कहा, इस वक्त तो मेरे जैसा भूखा कोई नहीं हो सकता। जानती हो, मैंने दोपहर को कुछ नहीं खाया और अब मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। करिश्मा ने आंखें झपकाई, मैंने भी नहीं खाया, मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। इससे पहले कि डाइनिंग हॉल बंद हो जाए, हमें खाना खा लेना चाहिए। हंसते हुए दोनों डाइनिंग हॉल की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद थोड़ी दूर खड़ी एक कार का दरवाजा खुला और धीरज बाहर निकला। अपने हाथों को रगड़ते हुए उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई। दूर जाते हुए विक्रम को देखकर उसने कहा, आखिर मुझे पता चल ही गया कि तुझे तकलीफ देने के लिए तुझसे क्या छीनना है। क्या खेल खेलने वाला था धीरज? किसको छीनना चाहता था वो विक्रम से?